नमस्कार। आज हम इस वीडियो में मानव परिवहन तंत्र की चर्चा करेंगे और आप जानते हैं कि परिवहन तंत्र में सबसे अधिक मुख्य भूमिका है हृदय की। तो हृदय की संरचना का अध्ययन करने के उपरांत हम लोग और भी उसके जो अंग हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मानव हृदय की बात करें तो आप जानते हैं कि मानव हृदय जो है वो वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच अवस्थित है और जो इसका आकार है लगभग वो बंद मुट्ठी के साइज का होता है। मानव हृदय जो है वो एक पंपिंग स्टेशन है, वो रक्त को पंप करता है पूरे शरीर में। और इसकी संरचना अगर आप देखेंगे तो यह 4 कोष्ठों में बटा हुआ है, जिसको 4 चैम्बर कहते हैं। ये चैम्बर्स हैं, 2 ऊपर में अलिंद है, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। तो 4 चैम्बर्स में बटे हुए हैं और हर चैम्बर्स की अपना इंपॉर्टेंस है। क्योंकि हृदय जो है वो रक्त को पंप करने का स्टेशन है, तो पंप करने के लिए इसको उच्च दाब पर पंप करना होता है। तो जो उच्च दाब पर जो पंप करते हैं तो पंप किया हुआ जो भी रक्त है वो धमनियों में बहता है और जो पंप किया हुआ रक्त नहीं है वो शिराओं में बहता है। तो हम यहाँ ये भी चर्चा कर लेते हैं कि रक्त को लेकर जाने वाले जो रक्त के वेसल्स हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला धमनी, जिसमें ऑक्सीजनित रक्त दौड़ता है, जिसमें पंप किया हुआ रक्त प्रेशर के साथ दौड़ता है। दूसरा है शिरा, वह पंप किया हुआ रक्त उसमें नहीं दौड़ता, उसमें अधिकतर विऑक्सीजनित रक्त दौड़ता है, यानी उसमें ऑक्सीजन घुला हुआ नहीं होता। और इन दोनों के बीच में एक है उनको मिलाने वाला वेसल, ब्लड वेसल, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड कैपिलरीज, हिंदी में कहते हैं रक्त केशिका, जो इन दोनों को जोड़ता है। तो ये तो हो गए रक्त को लेकर जाने वाले तीनों ब्लड वेसल्स, यानी रक्त को ले जाने वाले ट्यूब्स का नाम हो गया। तो इसमें हम लोग और चर्चा करें कि ये जो 4 चैम्बर हैं तो वो किस प्रकार से रक्त को पंप करने में काम आते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने हृदय का आंतरिक संरचना खींचा हुआ है, बहुत ही सरल फिगर है। आप देख रहे होंगे कि ये जो आप नीचे का हिस्सा देख रहे हैं, ये 2 जो चैम्बर है, दायां निलय और बायां निलय, इसको विभाजित करने वाला एक झिल्ली है जिसको हम लोग सेप्टम कहते हैं। और ये झिल्ली आपको दायां अलिंद और बायां अलिंद को भी 2 हिस्से में बांटता है। हृदय जो है थोड़ा सा ये दाएं की ओर झुका रहता है। और अब इन चारों चैम्बर्स में किस प्रकार रक्त का आना जाना होता है उसको हम लोग एक बार जरूर देखें, जो बहुत ही आसानी से आप यहां समझ पाएंगे। आप देख रहे होंगे कि जो रक्त है वो सर्वप्रथम अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से दाएं अलिंद में प्रवेश करता है। दाएं अलिंद पर और शिराओं में कौन सा रक्त रहता है? पूरे शरीर से विभिन्न कोशिकाओं से विऑक्सीजनित रक्त जो होता है वो कलेक्ट होकर अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के सहारे आपको दाएं अलिंद में इकट्ठा होता है। इन दोनों से आप देख रहे हो कि दाएं अलिंद में रक्त अंदर गया। ठीक उसी समय फुफ्फुस शिराओं के द्वारा, फुफ्फुस यानी लंग से ऑक्सीजनित रक्त जो है वो फुफ्फुस शिराओं के द्वारा बाएं अलिंद में पहुंचता है। ऐसा कब होता है? जब जो हमारा बायां अलिंद और दायां अलिंद है ये दोनों जो है शिथिलन की अवस्था में होता है। ऐसी स्थिति में रक्त जो है वो यहाँ पर पहुंचता है। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड रक्त होता है, यानी ऑक्सीजन मिला हुआ जो कि फुफ्फुस से आता है। और यहाँ पर जो है
अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा जो पूरे शरीर से विऑक्सीजनित यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर पहुंचता है। उसके बाद रक्त जो है, यहां पर आप देख रहे होंगे कि रक्त के लिए यहां वाल्व बना हुआ है, यहां पर भी वाल्व बना हुआ है और यहां पर भी वाल्व है। तो वाल्व ओपन होता है और इस वाल्व को कहते हैं त्रिदलीय कपाट। त्रिदलीय कपाट के द्वारा रक्त जो है आता है दाएं निलय में और इसी तरह से द्विदलीय कपाट के द्वारा रक्त जो है वह बाएं निलय में आता है। तो ये यहां रक्त आने के बाद तब क्या होता है, दायां निलय और बायां निलय में एक साथ संकुचन होता है। तो संकुचन होने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आप देखें कि दायां निलय से रक्त जो है वह इस ट्यूब के जरिए निकलता है और चला जाता है फुफ्फुस, धमनी के द्वारा चला जाता है दोनों फुफ्फुस में, यानी दोनों लंग्स में चला जाता है ऑक्सीजनेट होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, वहां ऑक्सीजन ग्रहण करेगा रक्त। और यहां आप देख रहे होंगे कि बायां निलय में जो रक्त आया जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पंप होकर यहां से अर्धचंद्राकार कपाट से होता हुआ ये निकलता है, महाधमनी है यह, और यह पूरे शरीर में दौड़ जाता है। तो जब निलय का संकुचन होता है यानी रक्त जो है पंप होता है, उस समय इधर से ये निकलकर फुफ्फुस धमनी से होता हुआ दोनों फुफ्फुस में चला जाता है यानी लंग्स में चला जाता है, और महाधमनी से होता हुआ पूरे शरीर में ये चला जाता है। तो धमनी और शिरा दोनों आपके सामने है कि शिराएं जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कनेक्ट करके औलिंद में लाता है और धमनी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजता है कहां, महाधमनी के सहारे पूरे शरीर में दौड़ाता है। और यहां पर हृदय की आंतरिक संरचना में ये साफ स्पष्ट आपको लग रहा होगा कि किस प्रकार रक्त जो आ रहा है वो फिर किस प्रकार इससे सब निकल रहा है। आप यह भी देखेंगे कि रक्त हमारे हृदय में एक साइकिल में 2 बार प्रवेश करता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी एक बार विऑक्सीजन जनित रक्त और दूसरी बार ऑक्सीजनित रक्त। इसीलिए मानव में जो हृदय है वहां पर इसका 2 बार ये इंटर करता है ब्लड, और इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है यानी दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। दोहरा परिसंचरण होने के बहुत से लाभ हैं। लाभ ये है कि चूंकि हम लोग इतने बड़े जीव हैं, हमको ऑक्सीजन की बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हम लोग नियत तापी प्राणी हैं, हमको हमेशा ऊर्जा चाहिए जिससे कि हम गर्म रह सकें। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिससे कि उपचयन जो है वो बड़े पैमाने पर होता है और हमको हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है। तो यही कारण है कि हमारे शरीर में 4 चैम्बर आपको दिखने को मिलता है, जबकि बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं जिनमें चैम्बर की संख्या 3 है, जहां पर कि उनको उतनी ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती और इसलिए वो 3 चैम्बर से भी काम चला लेते हैं। जबकि मछली जो कि हमेशा जल में रहता है उसको मात्र 2 ही चैम्बर है, वो उसको सहन कर लेते हैं। जहां ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित ऑक्सीजन रक्त अगर मिल भी जाते हैं तो उनको बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे लिए संभव नहीं है कि हम उसको मिलने दें, और इसीलिए हमारे शरीर में इतना एलेबरेट अरेंजमेंट है। वी हैव 4 चैम्बर्स इन आवर बॉडी। तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है हमको, जैसे पक्षियों को भी उतनी ऊर्जा की आवश्यकता है, और इसलिए उनमें भी 4 चैम्बर पाए जाते हैं। तो यदि हम लोग चर्चा करें कि ये जो रक्त है ये दौड़ तो जाता है, तो रक्त का और भी क्या काम है और कैसे ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है परिवहन तंत्र, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हृदय की रचना बहुत ही सरल है। हम इसको 4 चैम्बर में दिखाते हैं, और इस तरह से आप अगर ड्रॉ कर लेते हैं तो फिर आपको दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ब्लड के फ्लो को हमने एरो के साथ दिखाया है और किस तरह से यह कार्य करता है। जहां तक कपाट की बात है, कपाट यदि आपको समझ में बात नहीं आ रही है तो उसी को हम लोग कहते हैं वाल्व।
ये वाल्व ऐसे होते हैं कि वो एक दिशा में तो रक्त को आने देते हैं, लौटने नहीं देते इसको उसी दिशा में। ये वाल्व का काम होता है। तो वाल्व आने तो देता है लेकिन फिर से इसी रक्त को फिर निलय में अलिंद में जाने से रोकता है। तो ये आपके वाल्व का काम है। ये द्विदलीय कपाट है और ये त्रिदलीय कपाट है। ये अर्धचंद्राकार कपाट है। तो इतनी बातें हो गई। आपको हमें विश्वास है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ी रक्त के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर रक्त जो है वह क्या है, और तीनों ब्लड वेसल्स के बारे में हम लोग रक्त वाहिकाओं के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। रक्त के कॉम्पोजिशन की चर्चा करेंगे, जो कि पूरे शरीर के लिए कितना आवश्यक है, हमारे लिए कितना आवश्यक है, हम जैसे स्तनधारी जानवरों के लिए। रक्त वास्तव में इसके 4 घटक हैं। पहला है आरबीसी यानी लाल रक्त कण। दूसरा है डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कण। तीसरा है रक्त प्लाज्मा। चौथा है रक्त डिंबाणु, इसी को कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। ये जो चारों घटक हैं सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, सबकी अपनी महत्ता है। आरबीसी आप जानते हैं कि इसमें लाल रंग के वर्णक होते हैं, जिसको आप कहते हैं हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो है वो वास्तव में क्या है, ऑक्सीजन का कैरियर है, ऑक्सीजन का वाहक है। क्योंकि यही जो है फुफ्फुस यानी लंग्स में ऑक्सीजन ग्रहण करता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन बनाकर पूरे शरीर में दौड़ जाता है। एक तो बात ये हो गई। तो लाल रक्त का काम है, जो इसमें हीमोग्लोबिन है वह ऑक्सीजन का कैरियर है। डब्ल्यूबीसी ये आकार में अनियमित है, और यह जो है हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली को बनाता है। यह कोई भी अगर एंटीबॉडी, कोई भी हमारा शरीर में दुश्मन बैक्टीरिया, जर्म्स आदि प्रवेश करता है, तो वह उसका भक्षण करने के लिए तैयार होता है। इसलिए ये डब्ल्यूबीसी जो है हमारे शरीर के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करता है, और यह हमारी रक्षा प्रणाली का एक अंग है। ब्लड प्लाज्मा जो कि रक्त का 55% होता है, यह बहुत सारे प्रोटीन्स, कार्बनिक अणुओं, अकार्बनिक एमिनो एसिड आदि इसमें होते हैं, और इसी में घुलकर कार्बन डाइऑक्साइड लवण का वहन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वहन होता है, परिवहन होता है। रक्त डिंबाणु ये बहुत ही छोटे छोटे छिद्र, ये कण हैं, प्लेटलेट्स हैं। ये जो हैं जब हमारे शरीर में कोई कट होता है, कटने छिलने के समय रक्त बहुत ज़्यादा नहीं बह जाए तो रक्त का थक्का जमाने के काम में ये आता है। तो ब्लड प्लेटलेट्स का अपना महत्व है। यह शरीर से रक्त के बहाव को बहुत अधिक देर तक नहीं होने देता, वहाँ थक्का जमा देता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त और रक्त प्लाज्मा और रक्त डिंबाणु से मिलकर हमारा रक्त बना हुआ है। रक्त वास्तव में है क्या? तो रक्त जो है, रक्त एक तरल संयोजी
तक है। यह पूरे शरीर में इसका जाल बिछा हुआ है और रक्त जो है, रक्त पूरे शरीर में 3 तरह के रक्त वाहिनी में दौड़ता है। अब हम चर्चा करेंगे कि 3 तरह की जो रक्त वाहिनियां, जिसकी चर्चा ऑलरेडी हम कर चुके हैं, कि वे आखिर किस प्रकार कार्य करते हैं, उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लें। पहला है धमनी, धमनी में ऑक्सीजनित रक्त ही प्रायः दौड़ता है। इसकी दीवार यानी भित्ति मोटी होती है, क्योंकि हृदय के द्वारा पंप किया हुआ रक्त इसमें दौड़ता है। पंप किया हुआ रक्त ही इसमें दौड़ता है। धमनी हमारे शरीर के सतह से अंदर की ओर होता है, जिससे कि इसमें आसानी से कट ना हो सके। अगर इसमें आसानी से कट होगा तो चूंकि इसमें दबाव के साथ ब्लड दौड़ता है, बहुत सारा रक्त कम ही समय में बह जाएगा और हमारे शरीर में रक्त जो है वो बहुत अधिक मात्रा में नहीं होता। अगर रक्त कमी होने के कारण व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। दूसरा है शिरा। शिरा धमनी के जस्ट विपरीत होता है। शिरा में प्रायः ऑक्सीजनित रक्त दौड़ता है। इसकी दीवार, इसकी भित्ति ज्यादा मोटी नहीं होती है, क्योंकि इसमें पंप किया हुआ रक्त नहीं होता। किया हुआ रक्त नहीं दौड़ता है।
यहाँ पर धमनी और शिरा दो मुख्य रक्तवाहिनी है। इसके अतिरिक्त एक और है जिसको हम कहते हैं रक्त केशिका। अब उसके बारे में थोड़ा हम समझ लें कि रक्त केशिका का क्या रोल है। तीसरा रक्त केशिका। रक्त केशिका का व्यास बहुत ही कम होता है तथा इसकी भित्ति भी एक कोशिका की मोटाई के लगभग का होता है। यह धमनी और शिरा के बीच कड़ी का कार्य करता है। अब यहाँ पर एक चीज हम लोग समझना चाहेंगे कि मैंने ये कहा शुरुआत में कि इस धमनी में हमेशा ऑक्सीजनित रक्त दौड़ता है और शिरा में हमेशा विऑक्सीजनित रक्त दौड़ता है, लेकिन इसके अपवाद भी हैं। आपने देखा होगा हृदय की संरचना के समय वहां पे आपने देखा होगा कि फुफ्फुस से ऑक्सीजनित रक्त जो है वह शिराओं के द्वारा दाएं निलय में आता है। शिराओं के द्वारा क्या आता है? बाएं निलय में आता है, सॉरी अलिंग में आता है। तो बाएं अलिंग में अगर आता है तो शिराओं से क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि वहां पर फुफ्फुस से कोई पंप किया हुआ ब्लड नहीं आ रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक ऐसे शिरा का नाम बताएं जिसमें ऑक्सीजनित रक्त दौड़ता है, तो आप कहेंगे फुफ्फुस शिराएं, यानी वो शिराएं जो फुफ्फुस यानी लंग्स से ऑक्सीजनित रक्त लेकर बाएं अलिंग में आता है। ठीक है। इसी प्रकार धमनी में हमेशा हमने कहा कि हमेशा उसमें ऑक्सीजनित रक्त ही दौड़ता है, लेकिन ऐसा भी है कि एक धमनी ऐसा भी है जिसमें भी ऑक्सीजनित रक्त भी दौड़ता है। ये भी अपवाद है। जब आपने देखा होगा कि दाएं निलय से जब पंप होकर रक्त निकल रहा था और वो वो फुफ्फुस धमनी से होता हुआ दोनों धमनियों में ऑक्सीजनित होने के लिए जा रहा था, तो ये जो फुफ्फुस धमनी है इसमें विऑक्सीजनित रक्त दौड़ता है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि अपवाद में हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हुए और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है। रक्त केशिका के बारे में चर्चा होगी। अब हम थोड़ी बात करें कि आखिर ब्लड जो है उसका काम क्या है। ब्लड का काम है क्या? तो ब्लड का काम थोड़ा बहुत हम लोग समझ चुके हैं कि क्या है। थोड़ा हम उसको एक साथ पुनः समराइज कर लें कि ब्लड का कार्य क्या है। पहला, रक्त का कार्य। ऑक्सीजन CO2 का वहन। पहले इसकी चर्चा कर लें।
रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का वहन होता है। और ये आप जानते हैं कि फुफ्फुस में जब ऑक्सीजन गैस आता है तो वहाँ रक्त केशिकाओं में अल्वियोलाई यानी कुपिकाओं में जो रक्त केशिकाएं हैं वहाँ पर ऑक्सीजन जो है विसरण के माध्यम से वहाँ रक्त में उपस्थित लाल पिगमेंट यानी हीमोग्लोबिन से अटैच होता है और वहाँ पर फिर वो ऑक्सीजनित रक्त जो है पंप में होने के लिए हृदय में आता है और हृदय से पंप होने के बाद वो पूरे शरीर में दौड़ जाता है। तो यानी ऑक्सीजन का वहन तो इस प्रकार होता है। व्हाट अबाउट CO2? CO2 जो विभिन्न कोशिकाओं में वर्ज्य पदार्थ रूप में बनता है तो यह ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है और बाइकार्बोनेट के रूप में ही वह शिराओं के द्वारा पुनः पहुंचता है लंग्स में और लंग्स में पुनः विसरण के समय ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से निकलकर मिल जाता है वायु में और इस तरह से वो बाहर की ओर निकल जाता है। तो ये तरीका हो गया CO2 का वहन और ऑक्सीजन का वहन किस प्रकार करता है रक्त। दूसरा हो गया विभिन्न पोषक तत्वों का वहन। तत्वों यथा ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, नाइट्रोजनी, वर्ज्य पदार्थ का वहन। यानी ऑक्सीजन और CO2 का वहन तो करता ही है, इसके अतिरिक्त ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ आदि का वहन भी यही करता है। इसमें और भी शामिल है, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये सारे भी ये वहन करता है। तीसरा, हमारे शरीर का रक्षा प्रणाली का निर्माण करता है। इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके कि WBC कैसे हमारे शरीर को बाहर से आने वाले हानिकारक जीवाणुओं से हमारी रक्षा करता है। और चौथा है हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखता है। तो ये चार मुख्य कार्य जो है हमारा ब्लड करता है और ब्लड के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए जब भी कोई दुर्घटना होती है तो ब्लड अगर बढ़ जाता है तो ब्लड चढ़ाने की नौबत होती है। तो हमें जानना चाहिए कि आखिर ब्लड जो है वो कम मात्रा में उपस्थित है, हम लोग इसके लिए ब्लड डोनेशन को भी बढ़ावा देते हैं। अब बात आती है, क्या केवल ब्लड ही है जो वहन का कार्य करता है या कुछ और भी है हमारे शरीर में जो इसके स्थान पर कुछ कार्य करता है? इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में एक और भी वाहिनी है जिसको हम लोग कहते हैं लसिका। यानी लिम्फ। ब्लड के अतिरिक्त और भी एक तरल है हमारे शरीर में जो कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का वहन करता है। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि लसिका बनता कहाँ है। एक्चुअली ब्लड जब रक्त केशिकाओं से गुजरता है तो चूंकि केशिकाओं का जो भित्ति होता है बहुत ही क्या होता है, पतला होता है, तो उससे कुछ रक्त के घटक जैसे WBC, रक्त प्लाज्मा, RBC को छोड़कर रक्त प्लाज्मा, प्रोटीन आदि
रक्त केशिकाओं के भित्ति से होता हुआ निकलकर ऊतकों के बीच के स्थान में जमा हो जाता है। इसी रंगहीन पीले द्रव को हम लोग लसिका कहते हैं। इस लसिका में WBC, कुछ मात्रा में प्रोटीन और रक्त प्लाज्मा होता है। और ये जो लसिका है, चूंकि इसमें WBC पाया जाता है, तो यह हमारे रक्षा प्रणाली के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये लसिकाएं छोटी छोटी वाहिनियों के द्वारा हमेशा नीचे से ऊपर की ओर, हृदय की ओर ये गति करते हैं। यानी हमेशा इनका जो मूवमेंट होता है वो एक दिशीय होता है। छोटी छोटी जो वाहिकाएं हैं जिसमें कि ये लिम्फ हैं, वे ऊपर चलकर थोड़ी थोड़ी जगह पर कहीं फूल जाती हैं, जिसको हम लोग लिम्फ नोड कहते हैं। और लिम्फ नोड में भी कुछ और चीज़ों का निर्माण होता है। इस लसिका के द्वारा हमारी रक्षा प्रणाली में बहुत ही मदद होता है, क्योंकि इसमें WBC पाया जाता है और ये शिरा के द्वारा ऊपर की ओर बढ़ते हैं और हृदय की ओर इनका मूवमेंट होता है। तो लसिका के बारे में हम लोग इतनी ही चर्चा करें। और आज के वीडियो में आपने देखा कि मानव हृदय की क्या संरचना है, इसमें कितने चेंबर पाए जाते हैं और कैसे ये कार्य करता है। अब यहाँ पर एक और चर्चा हम लोग करते हैं रक्तदाब की। रक्तदाब है क्या? तो रक्तदाब हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जानते ही हैं कि 120 ऊपर और नीचे का क्या होता है 80। लेकिन ऊपर नीचे है क्या, ये समझना होगा। होता यूं है कि जो दो चेंबर आपने देखा था नीचे, जिसको हम लोग निलय कहते हैं, जब ये प्रेशर के साथ सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो रक्त पंप होता है। तो जब पंप होता है उस समय जो रक्त का जो प्रेशर होता है वो हमारा उच्च दाब कहलाता है और ऊपर वाला दाब कहलाता है। और जब शीतलन होता है निलय का, उस समय जो रक्त का प्रेशर होता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपका निम्न दाब। तो उच्च दाब एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 120 mmHg है। उच्च रक्तदाब यानी सिस्टोलिक मूवमेंट, सिस्टोलिक, ये होता है 120 mmHg। और निम्न दाब ये होता है डायस्टोलिक